Hello friends, welcome to the Panacea Tutor. In this video lecture, I am going to discuss with you the tariffs and their effects. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टैरिफ बैरियर्स और उसके ट्रेड इफेक्ट्स। किस तरह के टैरिफ बैरियर्स होते हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन होती है और उसके बाद उसका पार्शियल इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑफ अ स्मॉल कंट्री। तो जो इक्विलिब्रियम देखना होता है वो हम स्मॉल कंट्री में एंड लार्ज कंट्री में पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम देखते हैं, पर इस वीडियो में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम स्मॉल कंट्री को ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, मीनिंग, टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ टैरिफ बैरियर्स। तो जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है, जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैरिफ एक्सपोर्ट्स के ऊपर या फिर इंपोर्ट्स के ऊपर। टैरिफ इज अ टैक्स ओनली विच इज इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन द ट्रेडेड कमोडिटी। तो जो भी कमोडिटी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कमोडिटी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है, उन कमोडिटीज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है टैरिफ। टैरिफ एक्सपोर्ट्स पर भी लग सकता है और इंपोर्ट्स पर भी लग सकता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, जो कमोडिटीज हमारी कंट्री में ओरिजिनेट हुई हैं, द कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री एंड व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू द फॉरेन कंट्री देन इट इज सब्जेक्ट टू द टैरिफ। तो उस टैरिफ को बोला जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है व्हेन अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेन कंट्री and it is transferred from foreign country to the domestic territory of the country। तो उस टाइम पे जो टैक्स इम्पोज करा जाता है उसको कहते हैं इम्पोर्ट टैरिफ। तो इम्पोर्ट टैरिफ क्या होता है, जो टैरिफ इम्पोर्ट्स के ऊपर लगता है, और एक्सपोर्ट टैरिफ क्या होता है, जो टैरिफ एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अनियंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अनियंस को एक्सपोर्ट करने के ऊपर उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट टैरिफ। अब आप एक डायग्राम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आपको शो करा गया है दैट हाउ टैरिफ वर्क्स, जो टैरिफ है वो कैसे वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंट्री बी में जो टॉवल है वो $10 की कॉस्ट दे रहे हैं। टॉवल कॉस्ट $10 इन कंट्री बी एंड व्हेन टॉवल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंट्री बी टू कंट्री ए द कॉस्ट इज रेज्ड टू $12। तो जो $10 की कॉस्ट लग रही थी कंट्री बी में, अब कंट्री ए में वो $12 की कॉस्ट लगने लग गई। क्यों $12 की कॉस्ट लगने लग गई, इसके पीछे रीजन ये है कि जो $10 है उसके ऊपर 20% टैरिफ लग गया। 20% टैरिफ लगने के बाद $2 ऐड हो गया। जब $2 ऐड हो गया 10 में, तो जो कॉस्ट है वो बढ़ के कितनी हो गई, $12। तो इस तरीके से जो टैरिफ्स हैं वो मार्केट में वर्क करते हैं। For online video course or live interactive classes, join Panaceatutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit Panaceatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. Now let's discuss with the types of tariff. तो हम types of tariff को discuss कर लेते हैं। Firstly, we will discuss the types of tariff on the basis of criteria. So on the basis of criteria, there are 4 types of tariff. First one is specific tariff. Then there is ad valorem tariff. After that, we will discuss compound tariff. एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स हैं जो हम क्राइटेरिया के बेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ इज द टैरिफ व्हिच इज लेवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट, साइज और यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक टैरिफ है वो इस तरीके का टैरिफ है जो किसी भी कमोडिटी की यूनिट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से या फिर उसके साइज के हिसाब से उसके ऊपर लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइस को इंपोर्ट करवा रहे हैं तो राइस के ऊपर हम क्वांटिटी के बेस के ऊपर उसके ऊपर टैरिफ लगा दें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 2 kg राइस इंपोर्ट करवाएंगे तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, पर अगर हम 2 से 5 kg कर देंगे, 5 kg इंपोर्ट करवाएंगे या 2 से ज़्यादा इंपोर्ट करवाएंगे तो उसके ऊपर 10% टैरिफ लग जाएगा। मतलब कि 5 kg के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है वो है 10% टैरिफ। यहाँ पे हम अमाउंट नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितनी अमाउंट की गुड हम इंपोर्ट करवाएंगे, जैसे कि अगर हमने 1000 रुपीज़ का गुड इंपोर्ट करवाया तो 1000 रुपीज़ के ऊपर टैरिफ लगेगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे साइज, यूनिट या वेट के हिसाब से ही
टैरिफ लगाया जाता है। नेक्स्ट इज एड वॉलरम टैरिफ। एड वॉलरम टैरिफ को वैट भी बोला जाता है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। एड वॉलरम टैरिफ क्या है? वैट। तो एड वॉलरम टैरिफ का मतलब क्या होता है? जब हम टैरिफ लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि अगर हमने 2000 रुपीज की गुड इंपोर्ट करवाए तो 2000 रुपीज के ऊपर 10% टैरिफ है, 3000 रुपीज के ऊपर 20% टैरिफ है, 4000 रुपीज के ऊपर 30% टैरिफ है। तो जो टैरिफ वैल्यू के हिसाब से लगाया जाता है उसको वैल्यू एडेड टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड टैरिफ। तो जो कंपाउंड टैरिफ होता है, कंपाउंड टैरिफ इज अ मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। कंपाउंड टैरिफ में कुछ पोर्शन जो टैरिफ है उसको स्पेसिफिक टैक्स के थ्रू लिवाय करा जाता है और जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है उसके ऊपर एड वॉलरम टैरिफ लगाया जाता है। सपोज अगर हमने कोई वेजिटेबल इंपोर्ट करवानी है, कोई फ्रूट इंपोर्ट करवाना है, तो हमने ये कह दिया कि जो 5 kg तक की वेजिटेबल इंपोर्ट होगी उसके ऊपर स्पेसिफिक टैक्स लगेगा। पर अगर उसकी क्वांटिटी 5 kg से एक्सीड कर जाती है, सपोज 6 kg हो जाती है, 7 हो जाती है या 10 हो जाती है, तो उसके ऊपर हम वॉल्यूम के बेस पे टैक्स लगाएंगे। तो इसी को ही कहते हैं कंपाउंड टैरिफ। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। तो जो स्लाइडिंग स्केल टैरिफ होता है, इट्स रेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द इकोनॉमी। जब भी किसी इकोनॉमी का जनरल लेवल ऑफ प्राइस चेंज होता है तो उस टाइम पे उस तरह के टैक्स को बोला जाता है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो टैरिफ की अमाउंट है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाए। पर अगर प्राइसेस फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं तो जो टैरिफ है उसकी अमाउंट रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है ताकि जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो सके। तो इसी तरीके के टैरिफ को हम कहते हैं that it is a sliding scale tariff. So according to the purpose, there are two types of tariffs, protective tariffs and revenue tariffs. अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंगली टैरिफ्स कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप ऑफ टैक्सेस को हम डिस्कस करते हैं। कौन से हैं वो? प्रोटेक्टिव टैरिफ एंड रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ का मतलब होता है जब गवर्नमेंट सिंपली टैरिफ लगाती है, ड्यूटीज लगाती है टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्ट हो जाता है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो अपने बजट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू टैरिफ लगाती है, सिंपली टू कवर इट्स एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब होता है कि कई बार कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें इन्फेंट इंडस्ट्रीज अभी ग्रो नहीं हुई होती, मतलब कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर उस कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं वो फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो फॉरेन गुड्स उनको चीप पड़ रहे हैं और जो उनकी कंट्री के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो महंगे हो रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो उस टाइम पे जो कस्टमर्स हैं दे विल परचेज और दे विल प्रेफर मोर ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉर एग्जांपल इन इंडिया द इंडियन पीपल प्रेफर मोर ऑफ चाइनीज मोबाइल, क्योंकि जो चाइना के मोबाइल्स हैं दैट आर लेस एक्सपेंसिव देन इंडियन ओरिजिनेटेड मोबाइल्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इन्फेंट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, इन्फेंट इंडस्ट्रीज को एक प्रोटेक्शनिज्म देने के लिए जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन गुड्स को एक्सपेंसिव कर देगी एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स। उस टाइम पे क्या होगा? जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के गुड को ज्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती है गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हैमिल्टन थे उन्होंने अमेरिका में प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ पे आप एक अपनी स्क्रीन के ऊपर डायग्राम देख सकते हैं। जो अमेरिकन बिजनेस थे वहां पे जो टैक्स लग रहा था और वहां पे जो गुड्स बन रहे थे वो $12 के बन रहे थे और यूरोप से जो गुड्स आ रहे थे वो चीपर आ रहे थे। तो जो यूरोप के कंज्यूमर, तो जो अमेरिका के कंज्यूमर्स हैं वो प्रेफर कर रहे थे यूरोपियन गुड्स। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने $3 का टैक्स लगा दिया तो वो जो टोटल अमाउंट होगी $12 से वो $15 बन जाए। तो जो टोटल अमाउंट होगी यूरोपियन गुड्स की वो महंगी हो जाएगी, $12 से भी एक्सीड कर जाएगी। तो उस टाइम पे जो डोमेस्टिक गुड्स होंगे वो हमें चीप लगेंगे तो हम डोमेस्टिक गुड्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसे ही अमेरिका में हुआ था, अमेरिकन ने उसके बाद डोमेस्टिक गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे किस तरह के टैक्सेस होते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स को हम साइड बाय साइड डिस्कस कर लेते हैं। अंडर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स द रेट ऑफ टैरिफ इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल द कमोडिटीज एंड इन ऑल द कंट्रीज। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ में क्या होता है?
कि जो टैरिफ का रेट है वो हर कमोडिटी के ऊपर यूनिफॉर्म होता है और हर कंट्री के लिए यूनिफॉर्म होता है. इट कैन बी पॉसिबल दैट देयर आर लोअर रेट ऑफ टैरिफ फॉर सम स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली. कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए ही जो टैरिफ की अमाउंट है वो छोटी है, जो लोअर है, और कुछ ऐसी कंट्रीज भी हो सकती हैं जिनके लिए वो टैरिफ की अमाउंट हायर है. तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ एक ऐसा टैरिफ होता है कि अंडर विच ड्यू टू सम कमर्शियल एग्रीमेंट्स और ड्यू टू सम इंटीग्रेशन और ड्यू टू सम नेगोशिएशंस द रेट ऑफ टैरिफ इज लोअर फॉर सम कंट्रीज एंड इट इज हायर फॉर द अदर कंट्रीज. सो व्हाट द गवर्नमेंट डूज in this situation, the government makes the uniform policies for all the countries. अगर गवर्नमेंट ने एक ही कंट्री के लिए टैरिफ की अमाउंट लो कर दी तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे गवर्नमेंट यही पॉलिसी हर कंट्री के लिए चला देगी. हर कंट्री में सेम एंड यूनिफॉर्म टैरिफ अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसी को कहते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ को हम सिंगल कॉलम टैरिफ भी बोलते हैं, जहां पे ऐसा सिस्टम चलाया जाता है कि हर कमोडिटी के ऊपर सेम टैरिफ है और हर कंट्री के ऊपर सेम टैरिफ है, प्लस कुछ कंट्रीज को अगर हम लोअर रेट के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और जो बाकी कंट्रीज बच गई उनको भी हम यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह के टैरिफ को सिंगल कॉलम टैरिफ भी कहा जाता है. नाउ देयर आर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स. सो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स के अंदर क्या होता है, अंडर द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स देयर आर वेरिंग रेट्स फॉर डिफरेंट कमोडिटीज एंड वेरिंग रेट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज. तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ के अंदर जो टैरिफ का रेट होता है वो अलग अलग होता है डिफरेंट कंट्रीज के लिए एंड डिफरेंट होता है डिफरेंट कमोडिटीज के लिए. तो उसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ. सो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फेवर्ड नेशंस होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस होते हैं, उनके लिए हम टैरिफ का रेट कम रखते हैं, पर जो नेशंस हमारे फेवर्ड नेशंस नहीं हैं उनके लिए हम टैरिफ का रेट हाई रखते हैं. मतलब कि जिन कंट्रीज के साथ हमें ट्रेड अच्छा रखना होता है, अच्छे रिलेशंस रखने होते हैं, हमें पता होता है कि फ्यूचर में जाके हमें उस नेशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, फ्यूचर में जाके हमें लोन लेना पड़ सकता है या फिर डोमेस्टिक कंट्री के लिए असिस्टेंस लेनी पड़ सकती है किसी भी काम के लिए, तो उस कंट्री को हम फेवर्ड नेशन बोलते हैं. और उस फेवर्ड नेशन के ऊपर जो हम टैक्स इम्पोज करते हैं, जो टैरिफ इम्पोज करते हैं, वो लोअर अमाउंट होता है एज कंपेयर टू द नेशन जिसके ऊपर हम हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ इम्पोज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है. डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द रेट ऑफ टैरिफ्स. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ में हम यूनिफॉर्म रेट्स अप्लाई कर रहे थे, पर जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ है यहाँ पे हम डिफरेंट रेट्स अप्लाई करेंगे फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज एंड फॉर डिफरेंट कंट्रीज. नाउ the discriminatory tariffs are further divided into two parts, the double column tariffs and multiple column tariffs. तो जो discriminatory tariff होता है उसको हम further parts में divide करते हैं. कौन कौन से हैं वो, double column tariff and multiple column tariff. तो अब double column and multiple column tariffs को भी हम side by side discuss कर लेते हैं. So under double column tariffs, different rates of duty exist for all or some of the commodities. तो double column tariff के अंदर क्या होता है, डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटीज लगाए जाते हैं, या तो हर कमोडिटी के लिए या फिर कुछ कमोडिटीज के लिए. डबल कॉलम टैरिफ के अंदर कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जिनको हम इंपोर्ट करवाए बिना नहीं रह सकते. मतलब कि कुछ कंट्री के लिए कुछ कमोडिटीज बहुत ही असेंशियल हो जाती हैं, तो उन असेंशियल कमोडिटीज के ऊपर कम टैरिफ लगता है, पर जो लग्जरी कमोडिटीज हैं उनके ऊपर हायर टैरिफ लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने यूएसए की जो लग्जरी बाइक्स थी और जो लग्जरी कार्स थी उनके ऊपर टैरिफ के रेट इंक्रीज करने स्टार्ट कर दिए थे फ्रॉम द ईयर 2017. तो 2017 के बाद फिर उसके बाद यूएसए ने इंडिया के ऊपर काउंटर वेलिंग टैरिफ लगाए. इसका मतलब यूएसए ने इंडिया के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए. रिटेलिएटरी टैरिफ का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो जो दूसरी कंट्री है वो रिटेलिएशन में हमारे ऊपर दोबारा टैरिफ लगा देती है. तो जब डिफरेंट रेट्स हैं, जब डबल रेट्स हैं, तो डबल रेट्स में क्या होता है, कुछ कमोडिटीज के लिए हम कुछ और टैरिफ का रेट रखते हैं और कुछ कमोडिटीज के लिए हम डिफरेंट टैरिफ रेट रखते हैं. जो कमोडिटीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनके ऊपर कम रेट रखा जाता है और जो कमोडिटीज हमारे लिए लग्जरी हैं उनके ऊपर हाई रेट रखा जाता है. बोथ द रेट्स आर आइदर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग or the two rates came into the existence after the country enters into a trade agreement or the commercial agreement or some negotiation between the two countries. The double column tariff
is also divided into two parts. जो डबल कॉलम टेरिफ है वो भी टू टाइप्स का होता है, द जनरल टेरिफ एंड कन्वेंशनल टेरिफ, मैक्सिमम टेरिफ एंड मिनिमम टेरिफ। तो जो डबल कॉलम टेरिफ है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी में हम टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस डिस्कस करते हैं, जनरल एंड कन्वेंशनल, और सेकेंड कैटेगरी में भी हम टू टाइप्स ऑफ टेरिफ डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम टेरिफ एंड मिनिमम टेरिफ। तो इनको भी हम साइड बाय साइड डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द जनरल टेरिफ इज फिक्स्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो जनरल टेरिफ होता है उसको स्टेट डिसाइड करती है, मतलब इसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जनरल टेरिफ का क्या रेट होगा, कब ये अप्लाई होगा और ये किन कमोडिटीज के ऊपर अप्लाई होगा। द जनरल टाइप ऑफ टेरिफ्स आर फ्लेक्सिबल टेरिफ्स। जनरल टाइप ऑफ टेरिफ क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल टेरिफ होते हैं। इनको हम बाय द नीड, जब भी जरूरत हो उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है तो उस टाइम पे हम जनरल टेरिफ्स की अमाउंट चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो जनरल टेरिफ जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और आगे हम जो कन्वेंशनल टेरिफ डिस्कस करेंगे वो रिजिड टेरिफ होते हैं। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द जनरल टेरिफ मेक्स द प्रोविजन फॉर द एडजस्टमेंट्स in tariff rates as when required to fulfill the international obligations because of some agreements or negotiations. Now we will discuss about conventional tariffs. So जो conventional tariff होते हैं ये इस तरह के tariff होते हैं जिनके जो rate है वो government नहीं fix करती. The rate of conventional tariffs are not fixed by the state legislature. These are fixed by the negotiation between the two countries. Conventional tariff होते हैं ये टू कंट्रीज मिलकर इनका रेट डिसाइड करती हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट्स के कारण, कुछ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कारण इनके जो रेट्स हैं वो डिसाइड हो जाते हैं। जो कन्वेंशनल टेरिफ होते हैं ये एडजस्टेबल टेरिफ नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते। जब भी हमें रिक्वायरमेंट है और व्हेनेवर वी नीड टू चेंज द रेट ऑफ टेरिफ और व्हेनेवर वी नीड टू चेंज द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेरिफ, वी कैन नॉट चेंज देम बिकॉज दीज आर रिजिड. There is no provision to change the rate of taxes or the commodity on which the tariff rates are applied. So according to the domestic conditions or according to the domestic requirements, we cannot change the rate of the conventional tariff. The changes can be possible only after the negotiations or only after the agreements which are reached between the two countries. जो भी हम changes कर रहे हैं कन्वेंशनल टेरिफ में, उनके रेट्स में, या फिर वो जो टेरिफ कौन सी कमोडिटी के ऊपर अप्लाई करे गए हैं, अगर हमें डोमेस्टिक नीड्स के हिसाब से उनकी अमाउंट चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? नेगोशिएशन से या फिर कमर्शियल एग्रीमेंट से। जिस कंट्री के साथ भी हम ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री के साथ हम नेगोशिएशन करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हिच टाइप्स ऑफ टैरिफ्स आर मोर रिजिड। कौन से इस तरह के टैक्सेस होते हैं जो ज्यादा रिजिड होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस करा कि जो जनरल टैरिफ होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं पर कन्वेंशनल टैरिफ रिजिड होते हैं। तो रिजिड टैरिफ कौन से हो जाएंगे? कन्वेंशनल। एंड फ्लेक्सिबल कौन से हो जाएंगे? जनरल टैरिफ। बिकॉज अंडर जनरल टैरिफ वी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस और वी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ टैरिफ according to the domestic needs of the country. But under the conventional tariff, we cannot change the rate of taxes, we cannot change the amount of taxes, we cannot change the commodity on which the taxes are applied. So these type of taxes are very rigid because these cannot be changed. We have already discussed the one part, that is general and conventional tariff. Now let's move on to the other part, that is maximum and minimum tariff. तो जो मैक्सिमम टैरिफ होते हैं यहाँ पे एक मैक्सिमम रेट अनाउंस कर दिया जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी टैरिफ लगाया जा सकता है उतना टैरिफ लगाया जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट अंडर दिस टाइप ऑफ टैरिफ्स द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर ऑफ द होम कंट्री। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक कंट्री की बार्गेनिंग पावर इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो एक्सपोर्ट प्राइजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं और जो इंपोर्ट प्राइजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड की सिचुएशन है ये वर्स होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट प्राइजेस को इंक्रीज करेंगे टैरिफ लगा के, तो जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है कि हम गुड्स को किस रेट के ऊपर एक्सचेंज करते हैं टू कंट्रीज के बीच में, तो हमें वो सबसे अच्छा रखना चाहिए। टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड सम अदर फैक्टर्स लाइक द साइज ऑफ डिमांड,
size of the population, some political relations of the domestic country. तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी रखनी है, या फिर जो कंट्री है उसकी बार्गेनिंग पावर को हमेशा इंप्रूव करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम टैरिफ्स इंपोज करे जाते हैं. सो देयर आर पोर्टर्स 5 फोर्सेस. आप एक डायग्राम देख सकते हैं. हमें जो अपनी बार्गेनिंग पावर है वो कैसे इंप्रूव करनी है. कॉम्पिटिटिव रिवेलरी विद इन एन इंडस्ट्री. जो एक इंडस्ट्री है उसके बीच में ही रिवेलरी होती है, तो जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं, जो फॉरेन से इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनकी रिवेलरी को हमेशा कम करना चाहिए. बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की बढ़ानी चाहिए, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की बढ़ानी चाहिए. जो न्यू एंटरप्राइजेस हैं उनके थ्रेट को रोकना चाहिए. वो एंटरप्राइजेस कौन सी है? एमएनसी से जो थ्रेट अराइज हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए. एंड थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज अगर एमएनसी सेटअप होगी किसी भी कंट्री की, तो वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो उस थ्रेट को भी कंट्रोल करना चाहिए. तभी जो एक नेशन है उसकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो सकती है, तभी उस नेशन की जो इनफैक्ट इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकती है. नेक्स्ट इज मिनिमम टैरिफ. जो मिनिमम टैरिफ है वो ऐसे टैरिफ होते हैं जो मिनिमम से मिनिमम रेट अप्लाई करते हैं. मतलब कि मिनिमम टैरिफ एक ऐसे टैरिफ है जिनके ऊपर बहुत ही कम रेट लगाया जाता है, जो बहुत ही मिनिमम रेट पे अप्लाई करे जाते हैं. जो मिनिमम टैरिफ है वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की कंट्रीज के ऊपर लगाए जाते हैं. मतलब कि WTO के अंदर जिस कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग मिला हुआ है, उस कंट्री के ऊपर अगर हम टैरिफ लगाएं तो वो मिनिमम टैरिफ अनाउंस हो जाएगा. सो द मिनिमम टैरिफ रेट्स आर अप्लाइड टू द प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज. नेक्स्ट इज मल्टीपल कॉलम टैरिफ. जो मल्टीपल कॉलम टैरिफ होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स. मल्टीपल कॉलम टैरिफ्स में 3 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स होते हैं. कौन कौन से हैं वो? द जनरल रेट, द इंटरनेशनल रेट एंड द प्रेफरेंशियल रेट. सो मल्टीपल कॉलम टैरिफ कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स: द जनरल रेट ऑफ टैरिफ, the international rate of tariff and the preferential rate of tariff. The general rate of tariff is nothing but the maximum tariff. The international rate is similar to the minimum tariff. Now we have to discuss about the preferential rate of tariff. जो general and international rate है वो maximum and minimum tariff ही है जो अभी हमने discuss करा था. But अब हमें समझना है preferential tariff. Preferential tariff का मतलब होता है कि जब हम किसी एक ही nation को preference दें, वो सिंगल नेशन जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं वो कॉलोनियल नेशन होता है. मतलब कि अगर कोई कॉलोनियल कंट्री है तो उससे जो इंपोर्ट्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं वो हम बहुत ही लो रेट ऑफ टैरिफ के ऊपर बाय कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो इंडिया में क्या था, जो इंडस्ट्रियल गुड्स हम इंपोर्ट करवा रहे थे तो उन इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ही लो टैरिफ लग रहा था, और वो जो लो टैरिफ था वो प्रेफरेंस के ऊपर लग रहा था. मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी प्रेफरेंस क्या थी कि जो उनकी कंट्री से जो कमोडिटीज इंडिया में आएंगी उनके ऊपर प्रेफरेंशियली लोअर रेट ऑफ टैरिफ लगाया जाए. तो इन्हीं को ही कहते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ्स. तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज पे हम टैरिफ लगाते हैं जो लो रेट पे लगाया जाता है? वो है कॉलोनियल कंट्रीज. पर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज को तो वहाँ पे 0 रेट ऑफ टैरिफ लगाया जाता है, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के टाइम पे उन्होंने तो हमसे इंपोर्ट करवाना है, तो जो वो हमसे इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा. प्रेफरेंशियल रेट ऑफ टैरिफ में जो कमोडिटी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, कभी कभी बाय द प्रेफरेंस उसके ऊपर 0 रेट ऑफ टैरिफ भी लग जाता है. मतलब कि यहाँ तो टैरिफ लगता ही नहीं, पर अगर उस कॉलोनियल कंट्री के ऊपर लग भी रहा है तो वो बहुत ही स्मॉल सी अमाउंट होती है. It is a very little portion of the total amount of the good. Now next is classification of tariffs on the basis of products. So on the basis of products, tariffs are classified into 2 parts: the import duties and export duties. So import duties are the tariffs which are applied or which are levied on the foreign goods as they enter the domestic territory of the country. तो इसमें क्या होता है कि जब फॉरेन कमोडिटीज हमारी कंट्री में एंटर करती हैं तो उस टाइम पे जो हम उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं उनको इंपोर्ट टैरिफ बोला जाता है. एक्सपोर्ट टैरिफ क्या होता है? जब कोई भी कमोडिटी डोमेस्टिक टेरिटरी से फ्लो कर रही है फॉरेन टेरिटरी की तरफ, या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी से जा रही है फॉरेन कंट्री की तरफ, तो उस टाइम पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज तो आ रहा है. तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा,
फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, दैट इज वेरी गुड फॉर आवर कंट्री, बट समटाइम्स इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द डोमेस्टिक नेशन। इसका रीजन क्या है कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारी डोमेस्टिक नीड्स कई बार अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सप्लाई बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, पर फिर भी हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो उस टाइम पे डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कर्ब करने के लिए एक्सपोर्ट टैरिफ लगाए जाते हैं या एक्सपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज करी जाती हैं। तो यहाँ पे आप इम्पोर्ट ड्यूटीज की एक एग्जांपल देख सकते हैं। इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके ऊपर टैक्स लग रहा है। यूरोपियन यूनियन एंड साउथ अफ्रीका की ट्रेड डील है, बट यूरोपियन यूनियन एंड चाइना की कोई भी ट्रेड डील नहीं है। साउथ अफ्रीकन बाइक्स पे कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही, बट चाइनीज बाइक्स पे 14% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो इसी को ही बोला जाता है इम्पोर्ट टैरिफ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट इज classification on the basis of retaliation. So on the basis of retaliation, there are two types of tariffs, retaliatory tariffs and countervailing duties. तो retaliatory tariffs एक ऐसे टैरिफ होते हैं, अगर हम किसी कंट्री के ऊपर टैक्स लगा देते हैं तो इन रिटेलिएशन वो हमारे ऊपर भी टैक्स लगा देती है। जैसे कि इंडिया ने यूएसए की लग्जरी कार्स एंड लग्जरी बाइक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो यूएसए ने हमारे ऊपर भी टैक्स लगा दिया। जो हम असेंशियल कमोडिटीज वहाँ सेंड करते हैं, वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग गया था इन द ईयर 2017 और 18। नाउ व्हाट इज काउंटरवेलिंग टैरिफ? जब भी हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट सब्सिडीज मिलती हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज का मतलब क्या है कि जब भी हमें सब्सिडीज मिलती हैं टू एक्सपोर्ट दी गुड्स, तो हमारे जो फाइनल प्राइस होता है गुड्स का वो बहुत ही ज़्यादा फॉल हो जाता है। मतलब कि जो हमारे गुड्स हैं डोमेस्टिक मार्केट के, अगर हम उसको फॉरेन मार्केट में सेल करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट के गुड्स बहुत ही चीप होते हैं एज कम्पेयर टू द फॉरेन मार्केट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फॉरेन मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जो फॉरेन के खुद के प्रोडक्ट हैं, उनके कंज्यूमर्स वो नहीं बाय करते, तो उस टाइम पे हमारे ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, वहाँ पे टैक्स अमाउंट लगा दी जाती है, ताकि जो हमने अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी हैं वो जाके नील इफेक्ट डाले फॉरेन नेशन में, ताकि जो फॉरेन नेशन में हम वहाँ पे सेल कर रहे हैं हमारा अमाउंट, हमारा प्रोडक्ट वहाँ के प्रोडक्ट से चीपर ना हो। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इम्पोज करी जाती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में जब स्मॉल कंट्री है, हम पूरे होल वर्ल्ड में एक स्मॉल कंट्री को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो स्मॉल कंट्री में जब हम टैरिफ लगा देंगे तो जो उनका फाइनल इफेक्ट होगा वो होल कंट्री के ऊपर नहीं होगा, बिकॉज द कंट्री इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट इफेक्ट द प्राइस ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती, वो बहुत ही छोटी कंट्री है, वो बहुत ही छोटा नेशन है। तो उस केस में हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम में वैसे नेशन की स्टडी करनी है। When a small country imposes a tariff on import of the product that competes with the product of the small domestic industry, the tariff can neither affect the international prices nor can it affect the rest of the economy. तो यहाँ पे क्या होता है, जो वो स्मॉल नेशन है वो इंटरनेशनल प्राइसेस को भी इफेक्ट नहीं करता और वो अपने ही नेशन को भी इफेक्ट नहीं करता, ना उसके खुद के नेशन में प्राइसेस अप या डाउन होते हैं अगर हम जनरल लेवल पर बात करें, ना ही फॉरेन नेशन में ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी। जो भी हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स को डिस्कस करेंगे, द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड द अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, वो हमारी होम कंट्री का होगा। जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। The taste and preferences of the consumers will always remain constant, and money income of consumer will also remain constant. There is complete absence of technological improvements. There will be no externalities, and there will be no other factors which will change the cost conditions of those nations. No tariff will be imposed by the home country on the import materials that are required for producing the final good. कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा उन कमोडिटीज पे। होम कंट्री ऐसी कमोडिटीज पे टैरिफ नहीं लगाएगी जो कमोडिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल और उससे हम फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस करके देना चाहते हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट और जो होम प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे। जो फॉरेन प्राइस है कमोडिटी का उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हम हमेशा जीरो अज्यूम करके चलेंगे।
जो फॉरेन सप्लाई कर्व होगा कमोडिटी का वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कमोडिटी की इंक्रीजिंग कॉस्ट पर होगा। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं और इसी एजम्पशंस को हमने माइंड में रख के इस थियोरी को डिस्कस करना है। सो किंडलबर्गर हैज गिवन द 8 इफेक्ट्स ऑफ दिस थियोरी। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन इफेक्ट और प्रोटेक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट इज कंजम्पशन इफेक्ट, देन देयर इज रेवेन्यू इफेक्ट, आफ्टर दैट देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। ये कुछ 8 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हैं जो किंडलबर्गर ने डिस्कस करे हैं इस थ्योरी में। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इन सभी इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो एक्स एक्सिस पर शो करी गई है, प्राइस इज ऑन दी वाई एक्सिस, जो इनिशियल वर्ल्ड सप्लाई कर्व है वो है PW, और जो हमारी होम कंट्री का डिमांड एंड सप्लाई कर्व है वो है RD एंड TS। जो हमारी होम कंट्री में प्राइस डिटरमिन होगा वो P2 पर होगा, पर इनिशियली जो होम कंट्री है वो OP प्राइस के ऊपर, वर्ल्ड प्राइस के ऊपर कितना सप्लाई कर रही है OQ, एंड वो कितना डिमांड कर रही है OQ1। तो इसका मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई को बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो जो QQ1 अमाउंट होगी वो हम इंपोर्ट करवा लेंगे। QQ1 यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट्स। तो अब क्या हुआ, जो होम कंट्री है उसने इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया फॉरेन नेशन के ऊपर। जब इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया फॉरेन नेशन के ऊपर, तो जो सप्लाई कर्व होगा जो परफेक्टली इलास्टिक था फॉरेन नेशन का PW, अब वो ऊपर को रेज हो गया और वो P1W1 हो गया। P1W1 के ऊपर क्या हुआ, जो होम कंट्री है उसकी सप्लाई इंक्रीज होके OQ3 तक हो गई, और जो डोमेस्टिक कंट्री की डिमांड है वो रिड्यूस होकर OQ2 पर हो गई। अब जो हम इंपोर्ट करवाएंगे अमाउंट वो होगी Q3 Q2। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिव इफेक्ट हुआ या प्रोटेक्शन इफेक्ट हुआ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इफेक्ट यहाँ पे क्या है कि हमारी जो होम कंट्री है उसकी प्रोडक्शन पहले OQ थी, पर अब वो इंक्रीज होकर OQ3 हो गई है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कंजम्पशन इफेक्ट। तो जो कंजम्पशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि होम कंट्री की जो पहले कंजम्पशन थी वो टोटल कंजम्पशन कितनी थी OQ1, पर अब जो टोटल कंजम्पशन है वो रिड्यूस होकर हो गई है OQ2। जो टोटल इंपोर्ट थे वो पहले थे QQ1, पर अब जो टोटल इंपोर्ट है वो भी रिड्यूस हो गए हैं और वो रिड्यूस होकर हो गए हैं Q3 Q2। इसके बाद हमने डिस्कस करना है रेवेन्यू इफेक्ट। तो रेवेन्यू इफेक्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जा रहा है उस कमोडिटी का। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगा रही है PP1 टैक्स लगा रही है, तो इसका मतलब कि वो जो टैक्स है वो किसके ऊपर लग रहा है, इंपोर्ट्स के ऊपर लग रहा है। तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो है Q3 Q2 अमाउंट। तो Q3 Q2 अमाउंट के ऊपर अगर हम P1P टैक्स लगा देते हैं तो जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो क्या, वो कितना होगा, PP1 मल्टीप्लाई बाय Q3 Q2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा BCEF। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है BCEF, तो यही है रेवेन्यू इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना था। सबसे पहले हमारा कंज्यूमर सरप्लस जब प्राइस OP था तो उस टाइम पे डोमेस्टिक कंट्री में कंज्यूमर सरप्लस जनरेट हो रहा था R, P एंड H। पर जब प्राइस इंक्रीज होकर OP1 पर चला गया तो जो कंज्यूमर सरप्लस है वो भी रिड्यूस होकर हो गया RP1C। तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस में कितना लॉस हुआ, P1CHP। तो अब हमें देखना है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या गेन हुआ, जब प्राइस OP था तो प्रोड्यूसर सरप्लस था एरिया अंडर द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व, तो वो एरिया बन रहा था PAT। पर जब प्राइस इंक्रीज होकर OP1 पर हो गया तो जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो इंक्रीज होकर OP1B हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने प्रोड्यूसर सरप्लस में गेन कितना करा, P1, P, A एंड B। तो यहाँ पे हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस इन दी कंज्यूमर सरप्लस माइनस ऑफ गेन इन दी प्रोड्यूसर सरप्लस, एंड उसमें हम क्या माइनस करेंगे, जो हमारा गेन हुआ है रेवेन्यू में। तो जो कंज्यूमर सरप्लस में लॉस था वो एरिया था P1, P, H एंड C। तो अब इसके बाद हमने इसमें से माइनस कर देना है प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया जो उसमें गेन हुआ है, तो वो गेन कितना है
P1, P, A एंड B ये हमने माइनस कर दिया और इसके साथ हमने क्या माइनस कर देना है, BC, B, C, E एंड F। तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाती है वो कौन सी बच जाती है, A, B एंड F, C, E एंड H। तो ये क्या है, ये है डेड वेट लॉस। तो ये जो लॉस है ये कहीं पे भी नहीं जा रहा, कहीं पे भी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये लॉस कंबाइन होकर बन गया है डेड वेट लॉस। सो किंडलबर्गर हैज गिवन द नेम ऑफ डेड वेट लॉस टू दीज लॉसेस, जो हमारे जो छोटे छोटे ट्राइंगल के एरियाज आ रहे हैं A, B एंड F एंड C, E एंड H। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट है ये हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। कंट्री A इज द इंपोर्टिंग कंट्री एंड कंट्री B इज द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंट्री A है उसके डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स मोर इलास्टिक है और कंट्री B के डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स लेस इलास्टिक है। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर किसी नेशन के डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स बहुत ज्यादा इलास्टिक होंगे तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी वो उसकी जो डिमांड है वो बहुत फास्टली डिक्रीज हो सकती है, बट जिसके जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है वो लेस इलास्टिक है तो आफ्टर द इंक्रीज इन प्राइस जो डिमांड है वो डिक्रीज नहीं इतनी हो पाएगी और जो सप्लाई है वो ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट है ये डिपेंड करता है कि जो हमारी इलास्टिसिटीज हैं दोनों कंट्रीज में, कंट्री A एंड कंट्री B, वो किस तरह की है, मोर इलास्टिक है या फिर लेस इलास्टिक है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इफेक्ट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट है उसको भी हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इनकम इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, सेविंग, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। तो जो हमारा सेविंग प्लस इंपोर्ट फंक्शन है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, स्ट्रेट लाइन है। कहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम आ रहा है, हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है E0 जहाँ पे हमारी इनकम है OY0। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट फंक्शन है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, तो इक्विलिब्रियम इंटरैक्शन से E0 पर आ जाता है। अगर हम टैरिफ लगा देते हैं तो हमारे इंपोर्ट फॉल हो जाते हैं, इंपोर्ट फॉल हो जाएंगे तो हमारा जो सेविंग प्लस इंपोर्ट फंक्शन होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो अब हम E1 पॉइंट पर होंगे। E1 पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज हो गई, OY1 हो गई और इससे हमें ही बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। तो यही है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, या फिर इसको हम पर्टिकुलरली इनकम इफेक्ट कहते हैं। पर्टिकुलरली ये हमारा इनकम इफेक्ट है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट है उसको आप प्रीवियस डायग्राम से भी देख सकते हैं, जो हमने सबसे पहले भी डायग्राम को डिस्कस करा था। इसमें क्या है, इस डायग्राम में जो आपकी क्वांटिटी है, अब वो इंपोर्ट्स की क्वांटिटी कम होके Q3 Q2 हो गई है, तो जो आप इनकम फॉरेन में पे कर रहे हो वो कितनी है, टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू माइनस करके Q3FEQ2। पहले आप फॉरेन में अपनी कितनी इनकम पे कर रहे थे, जब आपकी इंपोर्ट्स Q1 थे तो उस टाइम पर आपकी जो इनकम फोरगो हो रही थी वो थी Q1 H एंड A। तो अब जो इनकम आप फोरगो कर रहे हो वो है Q3 Q2 E एंड F। तो यहाँ से आप बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट को डेराइव अच्छे से कर सकते हो। तो जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने बेगर माय नेबर पॉलिसी के बारे में बताया है कि कुछ कंट्रीज अपने नेबर को बेगर करना चाहती है तो इसलिए वो टैरिफ को इंक्रीज कर देती है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो you can click on the like button, and if you have any query you can write in the comment box. Thank you so much.